सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक नए कोर्स के अंदर जो है वो वेलकम करता हूँ। तो इस सेमेस्टर में हमारा इंटरेक्शन जो है वो कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के हवाले से जो है वो है। तो इस कोर्स में ये क्या है, इसमें हम क्या सीखेंगे, यही चीज़ें जो हैं वो हमारी डिस्कशन का पार्ट हैं। सो कोर्स इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन हमारा आज का बेसिक मकसद है। कंप्यूटेशनल फिज़िक्स क्या होती है, इसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है, इस कोर्स को शुरू करने से पहले आपको किस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए और इस कोर्स की कहाँ एप्लीकेशंस हैं और हमारा वे फॉरवर्ड क्या है कि हम इस कोर्स को किस तरह से कवर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें शुरू से ही क्लियर होना ज़रूरी है कि कंप्यूटेशनल फिज़िक्स क्या है, कैसे काम करती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होती है, उसकी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, और कंप्यूटेशनल फिज़िक्स की ही आगे चल के एक एप्लीकेशन बनेगी जिसे हम कहेंगे मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, वो क्या चीज़ है। इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा कि इस कोर्स को पढ़ने का हमारा बुनियादी मकसद क्या है। फिज़िक्स के बारे में तो आप सब जानते हैं, आप फिज़िक्स के तालिब इल्म हैं। कंप्यूटर को इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पे सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। एक मशीन है जिसके बुनियादी तौर पे दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की फॉर्म में आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जो उसका मशीन पार्ट है, फिजिकल पार्ट्स जो हैं उसके हार्डवेयर हैं, और उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो कोडिंग इस्तेमाल की जाती है, जो प्रोग्राम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो पहली चीज़ जो हमारे जहन में आनी चाहिए कि कंप्यूटर का यहाँ काम क्या है फिज़िक्स के साथ, या अपने सब्जेक्ट को कंप्यूटेशनल फिज़िक्स क्यों कह रहे हैं। फिज़िक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, थ्योरेटिकली देखना चाहते हैं या एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पे स्पेशली जब आप रिसर्च के स्टूडेंट्स हों, तो दो तरह की रिसर्च आमतौर पे कंडक्ट की जाती है। एक तो एक्सपेरिमेंटली किसी काम को करके देखा जाता है, या उसकी थ्योरेटिकल वैलिडेशन देखी जाती है कि जो थ्योरी के रूल्स हैं, लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर इस एक्सपेरिमेंट को देखा जाए तो इसको कैसे देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे एक्सपेरिमेंटली आप जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन हुई या एक्स रेज की क्रिस्टल से डायफ्रैक्शन हुई। थ्योरेटिकली आप उसको वैलिडेट करते हैं ब्रैग्स लॉ के साथ, या डिफरेंट थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशंस उसके ढूंढते हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंट केसेस हैं। एक थ्योरेटिकल आपकी स्टडी है, एक आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट को थ्योरेटिकली वेरीफाई करने की या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो थ्योरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, या बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं जिनको जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर करते हैं कि इसको भी, ये छोटी है, ये वेरी स्मॉल है थिंग, इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, सेकंड, थर्ड टर्म, हायर टर्म को आपने जो है वो इग्नोर कर दिया ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो सके। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक्यूरेसी को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी को कंप्रोमाइज़ ना करें तो उसका कंप्यूटेशन को या उस कैलकुलेशन को करने में आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, और सम टाइम जो है वो ह्यूमनली मैनुअली उस कैलकुलेशन को करना पॉसिबल नहीं होता। तो जब आप कोई काम करना चाहते हैं और वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उस तरह से पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप अल्टरनेटिव पे गौर करते हैं, मुतबादल पे जाते हैं कि इसका आपके पास इसकी हेल्प कैसे मिल सकती है, कोई मशीन ऐसी है जो इसमें हेल्प आउट कर सके। मिसाल के तौर पे आप कैलकुलेशंस करते थे, पहले मैनुअली की जाती थी, पेपर पे कैलकुलेशन की जाती थी, देन वी इन्वेंट कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर ने क्या किया कि आपकी कंप्यूटेशंस जो है वो सारी चीज़ें जो आपने जहन पे या पेपर पे परफॉर्म करनी थी, सिंपली डिजिटल एक डिवाइस आपको मिल गई जिस पे आप बटन्स को प्रेस करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन जो है वो आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेटर को बतौर मशीन इस्तेमाल किया, जिसने हेल्प आउट किया आपको आपके काम के करने में।
ठीक है? अदरवाइज़ यही काम आप के लिए मैनुअली करना या तो बहुत मुश्किल होता है या इट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। सो एक छोटी-सी मशीन जिसे आप कैलकुलेटर कह रहे हैं, उसने आपके काम को बहुत ईज़ी कर दिया। इसी तरह कंप्यूटर को भी हम जब फिज़िक्स के तालिब इल्म के तौर पे देखेंगे, तो एक मशीन के तौर पे देखेंगे, ठीक है? ये एक हाइली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैलकुलेटर आप इसे कह सकते हैं, जो कि आपकी बेसिक कंप्यूटेशंस को परफ़ॉर्म करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है? सो हम फिज़िक्स को एज़ ए मशीन देखेंगे, जो ह्यूमन की हेल्प कर सकती है और ह्यूमनली हमारे प्रॉब्लम्स फिज़िक्स से रिलेटेड हैं। ठीक है? तो हमें फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जहाँ फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स कहलाएगी। हमारी ये फ़ील्ड है कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स, हमें इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ी कि बाज़ औक़ात जो है, वो थ्योरेटिकल इक्वेशंस की टेस्ट और वेरिफ़िकेशन इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, इतनी सिंपल नहीं होती कि आप उसको मैनुअली परफ़ॉर्म कर सकें। यू नीड मंथ्स ऑफ कल कंप्यूटेशंस टू गेट अ सिंपल रिज़ल्ट, ठीक है? तो ये काम आप कंप्यूटर की हेल्प से बहुत क्विकली कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। इट सेव्स मच ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। अब कंप्यूटर ये काम कैसे करता है? कंप्यूटर फिज़िक्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? तो कंप्यूटर को हम एज़ ए मशीन ट्रीट कर रहे हैं, कंप्यूटर को एज़ ए मशीन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो किसी भी मशीन से अगर काम लेना है तो हमें मशीन की लैंग्वेज का पता होना ज़रूरी है, कि ये मशीन कैसे वर्क करती है। मिसाल के तौर पे आप फ़ैन को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि इसका ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऊपर कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, इसको नीचे कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसका ये रेगुलेटर है, इसके ज़रिए आप जो है वो इसको रेगुलेट कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके रूम में बल्ब है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी मशीन्स हैं जो ह्यूमन को सपोर्ट करती हैं, ह्यूमन की हेल्प करती हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको कंप्यूटर क्या चीज़ है, उसका पता होना ज़रूरी है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसका पता होना, कंप्यूटर को कैसे समझाया जा सकता है कोई काम करने का, इसका पता होना ज़रूरी है, ठीक है? सो कंप्यूटर को एज़ ए यूज़र देख रहे हैं हम, एज़ ए डेवलपर अगर नहीं देख रहे तो एज़ ए यूज़र देख रहे हैं। कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है, कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, कंप्यूटर किस तरह कंप्यूटेशंस परफ़ॉर्म करता है, कंप्यूटर हमारी बात को कैसे अंडरस्टैंड करेगा मशीन होके। ठीक है, फिर हम एक लिंक डेवलप करेंगे ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान में। ह्यूमन की और लैंग्वेज है, कंप्यूटर की और लैंग्वेज है। हर मशीन की अपनी एक लैंग्वेज होती है बुनियादी तौर पे, जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिस तरीके से आप उसको उससे काम ले सकते हैं। उसके कौन से पार्ट से कैसे काम लेना है। सो आपने सेकंड सेमेस्टर में बल्कि आपने 2 सेमेस्टर्स में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी आप लोग पढ़ चुके हैं और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी आप पढ़ चुके हैं। सो मैं थोड़ा-थोड़ा शॉर्टली इसको रिव्यू करता जाता हूँ कि आपके पास जो है वो लैंग्वेज के बुनियादी तौर पे 3 पार्ट्स हैं कंप्यूटर के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मोस्ट बेसिक है जब आप मशीन को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हो, तो उसके लिए जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो डायरेक्ट मशीन को डील करना, मशीन के साथ जो है वो ट्रीट करना थ्रू स्विचेज़ ऑन ऑफ स्विचेज़ आप जो है वो उसके साथ वर्क करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो एक असेंबली लैंग्वेज है जिसमें डिफरेंट टास्क्स को कोडेड फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। उसके कोड्स होते हैं, वो कोड्स में आप जो है वो वेल नोन फ़ैमिलियर मोनोमैनिक्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो हमसे फ़ैमिलियर हों
ताकि चूँकि ह्यूमन जो है वो इंग्लिश को जो है वो एज़ ए लैंग्वेज लेता है एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो अगर आपने किसी अरबी स्पीकिंग बंदे के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि या उसको आपकी लैंग्वेज आती हो या आप उसकी लैंग्वेज सीखें, ठीक है? आप उर्दू स्पीकिंग हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप किसी इंग्लिशमैन से अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सो या उसे उर्दू सीखनी पड़ेगी या आपको इंग्लिश लर्न करनी पड़ेगी। सो हम कंप्यूटर को यूज़ करना चाहते हैं, सो या हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना पड़ेगी या कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज सीखना पड़ेगी या कोई इंटरमीडिएट वे जो है हमें डेवलप करना पड़ेगा, जो दोनों को असिस्ट करे, कंप्यूटर को हमारी बात समझाए और हमें कंप्यूटर की बात को जो है वो समझाएँ। ठीक है? तो इसके लिए जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का जो वे है, उसको किस तरह से लिखना है, जिसको कंप्यूटर समझ सकता हो, वो आपकी प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक है? वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। लिखने का जो तरीका है वो प्रोग्रामिंग हो गया, लिखने वाला प्रोग्रामर हो गया, ठीक है? सो डिफरेंट तरह की लैंग्वेज हैं। एक मशीन लेवल लैंग्वेज की मैंने बात की, जो डायरेक्ट स्विचेस के ज़रिए अगर आप मशीन के साथ डील करते हैं, ठीक है? तो असेंबली लैंग्वेज की मैंने बात की। ये सारी चीज़ें किसी भी सी प्लस प्लस की आप बुक उठाएँगे तो उसके पहले चैप्टर में ही आपको जो है वो मिल जाती हैं। असेंबली लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में आप मोनोमैनिक्स इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट कोड्स इस्तेमाल करते हैं, जिनकी हेल्प से जो है वो आप कंप्यूटर को कोई भी काम करने का जो है वो हुक्म देते हैं, उसको गाइड करते हैं कि आप कोई टास्क परफॉर्म करें। ठीक है? इसी तरह न्यूमेरिकल एनालिसिस की हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो क्या चीज़ है। आपको पता है कि फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को जब आप डील कर रहे होते हैं या मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं तो आमतौर पे आप डिफरेंट इक्वेशंस को जब डील करते हैं तो आप उसका किसी ना किसी तरह से कोई सोल्यूशन जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। सो जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है हमारी वो ये है कि हम इक्वेशंस का अगर आप रूट फाइंड कर रहे हैं मिसाल के तौर पर किसी इक्वेशन के, तो आप एनालिटिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। एनालिटिकली आप उसको सॉल्व करते जाते हैं और फाइनली आपको उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो मिल जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि बाज़ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं या बाज़ इक्वेशंस ऐसी आ जाती हैं जिनका एनालिटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, या पॉसिबल हो तो उसमें इतनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ती हैं कि उससे आपका आंसर या तो कंप्लीटली डाइवर्ट हो जाता है या उसमें बहुत ज़्यादा एरर जो है वो इंड्यूस हो जाता है। तो इस सूरत में आपको किसी अल्टरनेटिव वे की ज़रूरत है जब आप कन्वेंशनल जो आपका मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, उससे आप इक्वेशन को सॉल्व ना कर सकें। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो है न्यूमेरिकल मेथड, या इसे हम न्यूमेरिकल एनालिसिस भी कहते हैं। तो पहले आपको जो है वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना है या यूज़ करना है तो हमें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आमतौर पे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो एनालिटिकली सॉल्व नहीं होते, उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ता है, चाहे आपकी इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन है, चाहे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है या नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इन सब के लिए जो है आपको न्यूमेरिकल मेथड की ज़रूरत होती है। तो उसमें आप ये करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है, किसी के रूट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हो, एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो आइटरेटिव मेथड्स जो हैं वो बार बार आप जो है वो रूट गेस करते हैं और गेसिंग वे जो है वो डिस्क्राइबेबल होता है किसी थ्योरी से, किसी एल्गोरिदम से। आप उसको पुट करके जो है वो चेक करते हैं, ठीक है, नहीं है ठीक, तो आप नेक्स्ट आइटरेशन पे जाते हैं, दोबारा ट्रायल करते हैं। इस तरह आप अपने जो इनिशियल रूट है उसको भी मॉडिफाई करते जाते हैं यहाँ तक कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। तो ये आइटरेटिव टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए।
चूँकि आइटरेशन जो है वो रिक्वायर्ड हैं, तो आइटरेशन में रेपिटेशन है, बहुत बार आपको एक काम करके देखना पड़ेगा, तब जाके आप किसी एक्सेप्टेबल, फिज़िबल या सूटेबल सॉल्यूशन पे पहुँचेंगे। तो इसलिए जो है यकीनन इसमें इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज़्यादा है, इस पे मेहनत ज़्यादा है, इस पे टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। सो यू वांट टू सेव बोथ ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। ऑब्वियसली हम कहाँ जाएँगे? हम कंप्यूटर पे जाएँगे। हम कंप्यूटर से इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए जो है वो हेल्प लेंगे। वही काम जो करने में शायद हमें हफ्ते या महीने लगें, आपका कंप्यूटर जो है माइट बी आपको सिंगल क्लिक में बहुत ही कम टाइम कॉस्ट पे जो है वो करके दे सकता है। और इसकी अल्टीमेटली एप्लीकेशन आपकी रिसर्च के अंदर आएगी। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन पे जब आप जाएँगे, तो होता ये है कि कंप्यूटेशनली न्यूमेरिकल मॉडल बनाते हैं हम किसी भी रियल लाइफ इवेंट का। जैसे आप मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है इसको सिमुलेट करना चाहते हैं, इसको टेस्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। थ्योरेटिकल जो वैलिड लॉज हैं उसके बारे में जो आपको पता है, जैसे हुक्स लॉ को आप वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा आइटरेशंस करना चाहते हैं, बार-बार देखना चाहते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली आप करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप ये काम जो है आप उसका पहले मॉडल बनाएँगे न्यूमेरिकल, जो उसको उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सके जिसमें मैथ स्प्रिंग सिस्टम होता है। जस्ट लाइक इसको ऐसे ले लें, अगर आपने वाइब्रेशंस वाला चैप्टर पढ़ा हो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, तो एटम्स के दरमियान फोर्सेस को डिस्क्राइब करने के लिए वो कहता है कि सच दैट के एटम्स के दरमियान स्प्रिंग अटैच है, बट प्रैक्टिकली यू नो कि एटम्स के दरमियान कोई स्प्रिंग अटैच नहीं होता। आप कहते हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेकिन एक्चुअली ये जो सिचुएशन आपने क्रिएट की है इसका इम्पैक्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि रियल क्रिस्टल के अंदर एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये उसका एक एक्चुअली मॉडल था, थ्योरेटिकल मॉडल था, ठीक है। सो वही थ्योरेटिकल मॉडल जो है उसको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को पिक करेंगे और उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को जो थ्योरेटिकल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे। टेस्ट और वेरिफिकेशन लेबोरेटरी के इन्वायरमेंट में जो भी आपने मॉडल बनाया है सिमुलेशन कहलाता है। तो इसका फायदा आपको ये होगा मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का, मिसाल के तौर पे आपने किसी कॉस्टली मेटल के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, प्लैटिनम है या गोल्ड है, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है, आप बार बार टेस्ट करके जो है उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। सो आप अल्टरनेटिवली आप कंप्यूटेशनल अप्रोच पर आएंगे, आप उसका मॉडल बनाएंगे कंप्यूटेशनली। जब उसका आप मॉडल बनाएंगे तो आप देखेंगे कौन सा मेटल था। मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ जी, कॉपर है, राइट। तो कॉपर में हम ये देखेंगे कि एटम्स कैसे अरेंज होते हैं। तो कॉपर के बारे में आप जानते हैं जी, इसका क्यूबिक सिस्टम है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटस होता है। कॉपर के बारे में आप ये भी जानते हैं कि उसका लेटेस्ट पैरामीटर अराउंड 3.61 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एटम कैसे अरेंज होने हैं, और आपको ये पता है एटम्स के दरमियान स्पेसिंग कितनी है, क्योंकि आप लेटेस्ट पैरामीटर को जानते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप साइज का इंतखाब करेंगे कि कितने यूनिट सेल लेने हैं, ठीक है। यूनिट सेल में एटम्स कैसे तरतीब लगानी है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमें बताती है, ठीक है। सो किसी एक एटम को आप ओरिजिन पे कंसीडर कर लें 0 0 0 पे, तो आप पूरा लेटेस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो एक क्यूब अगर आप बनाते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, तो आप बड़ी आसानी से उसके कॉर्नर के एटम्स के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, उसके फेस सेंटर्ड एटम्स के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एक फाइल के अंदर आप वो सारी जो एटम्स उसमें जितने मौजूद हैं 8 कॉर्नर पे और 6 जो है वो फेसेस पे, 14 बनते हैं। 14 एटम्स के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आप एक फाइल में लिख लें, जो जहाँ पे होना चाहिए, और जो आपका प्रोग्राम है वो अंडरस्टैंड करे कि ये एटम्स हैं, ये इस पोजीशन पे पड़े हैं, इनका लेटेस्ट पैरामीटर ये है, और ये एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऐसी हैं, और इस पोटेंशियल के साथ या इस इंटर एटॉमिक पोटेंशियल के साथ जो है इस इंटरेक्शन को डील किया जा सकता है।
ले आपका मॉडल जो है वो तैयार है। अब आप उसके साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें कर सकते हैं। आप उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसकी वेयर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटेशनल फिजिक्स को स्टडी करने का, वो इस तरीके को सीखना है जिस पे काम करके कंप्यूटेशनल फिजिक्स काम करती है। ठीक है? और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर हम इस पोजीशन में होने चाहिए कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा बुनियादी ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स को स्टडी करने का। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस ऑब्जेक्टिव को हमने डिफाइन किया है एट द एंड ऑफ सेमेस्टर हम इसमें से मैक्सिमम आउटकम्स जो हैं वो अचीव कर सकें। ठीक है, सो हमारा बुनियादी जो टारगेट है वो ये है कि हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले सकते हैं, कोई भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेंगे, उसके जरिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद हम एग्जाम्पल पर जाएंगे कि किस तरह से आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े हैं आप उनको किस तरह से सिमुलेट कर सकते हैं, या कोई और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको किस तरह से सिमुलेट कर सकते हैं। तो हम आगे मूव करते हैं, अपने कोर्स कंटेंट्स पर जाते हैं कि हमारे इस सेमेस्टर में जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स सब्जेक्ट है इसमें मेजर कोर्स कंटेंट्स क्या है। तो कोर्स कंटेंट को मैंने डिफरेंट कलर से यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट किया है ताकि डिफरेंशिएटेबल हो कि किस हिस्से में हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये चीज़ें उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगी जिन्होंने अपनी बीएससी बीएस के अंदर अगर किसी बच्चे ने जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आमतौर पे हमारे यहाँ ऑफर करने का रिवाज नहीं है। जो बच्चे बीएससी करके आते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से तो आमतौर पे उन्होंने इसमें से काफ़ी कुछ जो है वो पढ़ा होता है तो उनके लिए जो है वो ग्रेजुअली आसानी हो जाती है। तो हम ये करेंगे कि हम पैरेलली दोनों चीज़ों को जो है वो चलाएंगे। हम इसको न्यूमेरिकली भी देखेंगे कि ये मेथड क्या हैं और कंप्यूटेशनली भी देखेंगे कि इन मेथड को कंप्यूटेशनली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसका प्रोग्राम लिखेंगे और उसको वेरीफाई करके देखेंगे कि वाकई ही जो टारगेट आप लेके चले थे क्या वो अचीव होता है या नहीं होता। तो अगर आप इस पे एक नज़र डालें अपने कोर्स कंटेंट पे तो पहला टॉपिक इसका इंट्रोडक्शन है, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग मेथड्स कौन से हैं, पॉसिबली कैसे आप जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। ठीक है, सो ये वो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे फर्स्ट लाइन में जो आप देख रहे हैं ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने सेकंड सेमेस्टर में मोस्टली इसका हिस्सा जो है वो कवर करके आए हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉर फिजिसिस्ट वाले कोर्स में पढ़ी थी उसको शायद हम रिवाइज भी करेंगे। उसके बाद ये ग्रीन कलर में अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये मेन हेडिंग है और इसके ये डिफरेंट मेथड्स हैं। ये न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये कुछ इंटीग्रेशन की टेक्निक्स हैं न्यूमेरिकली जिनके इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप जिनके ज़रिए, जैसे ये रंगाकुटा मेथड है, न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर है, रामन सम है, ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन रूल है, एटसेट्रा। ये सारे मेथड हैं जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। उसके बाद ये रैंडम नंबर्स का कंसेप्ट है, रैंडम वॉक, इंट्रोडक्शन टू मोंटे कार्लो टेक्निक, मोंटे कार्लो इंटीग्रेशन। मोंटे कार्लो एक अलग से सिमुलेशन की मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का एक मेथड है जो रैंडम इवेंट्स पे बेस करता है, रैंडम गैस करता है, स्टोकास्टिक मेथड कहते हैं इसे। इसका इंट्रोडक्शन हमने स्टडी करना है, रैंडम नंबर का क्या रोल है, स्टैटिस्टिकल जो कैलकुलेशंस हैं उसमें रैंडम नंबर किस तरह से जो है वो यूज होता है, और उससे मोंटे कार्लो का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हम उसे बिल्डअप करेंगे।
इसी तरह न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टाइप की जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, जैसे गॉस जॉर्डन मेथड है, आप वेल अवेयर हैं गॉस जॉर्डन मेथड से। गॉस एलिमिनेशन मेथड है, जैकोबी मेथड, गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड्स हैं। जैकोबी और गॉस सीडल ये दोनों बेसिकली आइटरेटिव मेथड हैं। गॉस जॉर्डन या गॉस एलिमिनेशन मेथड मैट्रिक्स को सॉल्व करते हुए आपने मैथमेटिकल मेथड्स में जरूर स्टडी किया होगा। उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रेड कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया है। फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, ये लैप्लास इक्वेशन भी आपको पता पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हीट इक्वेशन भी एक पार्शियल वेव इक्वेशन भी इसी तरह होती है, ठीक है। सो ये डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं जो आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, वेव एंड ऑसिलेशन क्या आपका सब्जेक्ट है उसमें पढ़ते हैं। तो ये सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनका सोल्यूशन भी न्यूमेरिकली फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरह ये नेक्स्ट जो आपके पास आता है इंटरपोलेशन एंड डाटा फिटिंग। इंटरपोलेशन डाटा फिटिंग की जरूरत आपको पड़ती है। जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है उसमें आमतौर पे थोड़ा बहुत जो है फ्लक्चुएशन होती है डाटा की, सो उसका एग्जैक्ट ट्रेंड फाइंड आउट करना जो है वो मुश्किल होता है कि ये डाटा का एग्जैक्ट ट्रेंड जो है वो क्या है। तो डिफरेंट फिटिंग टेक्निक्स हैं, लीनियर फिटिंग है, पोलिनोमियल फिटिंग है। डिफरेंट फिटिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके जो है आप डाटा फिटिंग करते हैं, जिससे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आती है कि एक्चुअली इस डाटा का बिहेवियर क्या है, हालांकि उसमें से कुछ पॉइंट उस ट्रेंड से डेविएट कर रहे होते हैं। ये इट्स लाइक एवरेज बिहेवियर ऑफ द कर्व। इसी तरह कंप्यूटर अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए आप मैथमेटिका एक सॉफ्टवेयर है, एक अलग से लैंग्वेज भी आप इसे कह सकते हैं, मैथमेटिका है या मैट लैब भी एक सॉफ्टवेयर भी है और लैंग्वेज भी है, आप कह सकते हैं इसको। मैथमेटिक्स के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेरिकल सिमुलेशन वाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिका और मैटलैब। इनका इंट्रोडक्शन भी हमने स्टडी करना है और डिफरेंट सिमुलेशन टेक्निक्स जो है इस पे हम फोकस करेंगे। तो ये हमारे कोर्स कंटेंट्स थे। ये कुछ बुक्स हैं हमारे पास, ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, कुछ यही बुक हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, कुछ बुक्स इनके अलावा भी हैं जिन पे हम फोकस करेंगे। मैं शॉर्टली आपको जो है वो कुछ बुक्स दिखा भी देता हूँ। ये वो बुक है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, सी प्लस प्लस की। इसमें से कुछ चैप्टर जो है वो हम रिवाइज करेंगे इनिशियली, स्पेशली इसका जो चैप्टर 4, 5, 6, 7 चैप्टर जो हैं उसको शॉर्टली रिवाइज करेंगे। इसको फुली आपने खुद से प्रिपेयर करना है। पहले 7 चैप्टर्स को, शुरू के चैप्टर्स आप इसके खुद से करेंगे। चैप्टर 4, 5, 6, 7, ठीक है, इनपुट आउटपुट पे है चैप्टर 4 इसका। चैप्टर 5 जो है वो कंडीशंस पर है। चैप्टर 6 जो है लूप्स के बारे में है, चैप्टर 7 अरेज के बारे में है। तो ये चीज़ें जो है मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, शॉर्टली रिवाइज करवाऊंगा, ताकि एक बार जो है वो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ताज़ा हो जाए आप लोगों के माइंड्स में, ताकि आप उसको यूज़ करने की पोजीशन में हो। इसके अलावा ये 2 ऐसी बुक्स हैं। ये फर्स्ट बुक जो आपको नज़र आ रही है, एन इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल इसके राइटर हैं। इल्मी बुक सेंटर, 160 RS पाकिस्तानी तकरीबन इसकी कास्ट है, आम मिल जाती है। ये बीएससी में जो है वो बच्चों को ऑफर की जाती है। तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल मेथड्स बहुत आसान तरीके से जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आप लोग जब तक हम प्रोग्रामिंग स्टडी कर रहे हो, आप खुद से भी इसकी स्टडी कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस बेसिकली क्या चीज़ है। इसी तरह ये एक बहुत ही अच्छी बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से, रिचर्ड एल बर्डन की। बहुत क्लियरली बहुत सारे न्यूमेरिकल मेथड्स जो हमने अपने कोर्स में स्टडी करने हैं, इस बुक में बहुत फसाहत के साथ, डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये आपको ऑनलाइन भी शायद फ्रीली अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाएगी। तो इस बुक से आप हेल्प लें तो आप कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल एनालिसिस को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये कुछ बुक्स हैं जो कंबाइंड जो है वो हमें हेल्प करती हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने में भी, और उसकी प्रोग्रामिंग में किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लैंग्वेज के जरिए किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
सो ये एक लोकल ऑथर है हमारे पास, डॉक्टर एस ए भट्टी और डॉक्टर एन ए भट्टी। ये बहुत अच्छी बुक है जिसमें पहले न्यूमेरिकली डिस्क्राइब किया गया है, फिर उसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किस तरह की जानी है उसके बारे में भी गाइड किया गया है। इसी तरह इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें सी प्लस प्लस के ज़रिए किस तरह आप न्यूमेरिकल मेथड्स को सॉल्व करते हैं। ये कुछ कोर्स कंटेंट का हिस्सा है, कुछ उनसे हटके भी हैं जिनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ले जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोर्स के बारे में जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोर्स के स्टार्ट में, उसकी समझ आई होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आज के लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।